Hello friends, welcome to our channel UPSC Next. This is Manish Srivastav. As you know, we had started our series on Indian geography. This is lecture number 36. लास्ट लेक्चर में इरिगेशन के डिफरेंट मेथड्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम इरिगेशन के अलावा भी और भी डैम्स वगैरह जो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं उनके क्या पर्पस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। साथ में एप्लीकेशंस ऑफ इरिगेशंस को भी हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर लेक्चर ऑन मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। तो फर्स्ट थिंग अगर हम बात करें तो डैम्स जो थे वो ट्रेडिशनली बिल्ड किए जाते हैं टू इम्पाउंड वाटर एंड रेन वाटर दैट कुड बी यूज लेटर टू इरिगेट एग्रीकल्चरल फील्ड्स। अब बेसिकली डैम्स में जो वाटर है वो क्या है, बंद करके रखा जा रहा है, जब्त करके रखा जा रहा है और रेन वाटर को भी स्टोर कर लिया जाता है जिसको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं आफ्टर मॉनसून और उससे इरिगेट किया जाता है एग्रीकल्चर फील्ड। तो आज अगर हम बात करें ये एक तो पर्पस है, लेकिन टुडे डैम्स आर बिल्ड नॉट जस्ट फॉर इरिगेशन, इनके और भी पर्पस हैं। जैसे कि हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इसको यूज़ किया जाता है, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज़ में भी इसको यूज़ किया जाता है, फ्लड को कंट्रोल करने में के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, रिक्रिएशनल एक्टिविटी, इनलैंड नेविगेशन, फिश ब्रीडिंग, इन सब में भी आपका डैम्स का यूज़ होता है। तो जब इतने सारे पर्पस डैम्स बनाने पर होते हैं तो उनको एक सिंगल पर्पस नहीं बोला जाएगा, उसको मल्टीपर्पस कहा जाएगा। तो हैंस डैम्स आर नाउ रेफर्ड टू एज मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट वेयर द मैनी यूजेस ऑफ द इंपाउंडेड वाटर आर इंटीग्रेटेड विथ वन अनदर। तो जो भी आपने स्टोर करके रखा है वाटर, इंपाउंड करके रखा है वाटर, उसको हम इंटीग्रेट करके दूसरे चीज़ों के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है उससे हम लोग टर्बाइंस को मूव कर सकते हैं, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो उसको पाइपलाइन सिस्टम से जो है कनेक्ट कर सकते हैं, तो किसी सिटी या टाउन को उससे वाटर सप्लाई मिल रहा हो, या उसमें वाटर स्टोर करने से हमने फ्लड वाटर को कंट्रोल कर लिया हो, उसमें फिश ब्रीडिंग भी हो सकती है। तो बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू जो है हम लोग उस की एप्लीकेशंस को वहाँ पे एनहांस कर लेते हैं और इसलिए हम उनको मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स कहते हैं। इसी में अगर एग्जाम्पल देखें हम तो सतलज ब्यास रिवर बेसिन की बात करें तो इसी पे एक प्रोजेक्ट है जिसको कहा जाता है भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। ये भाखड़ा प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में, नांगल प्रोजेक्ट जो है पंजाब में है। ये बेसिकली मैंने आपको बताया भी था पहले। तो भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट जो है इसको हाइडल पावर प्रोडक्शन और इरिगेशन दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है और किया भी जाता है। तो बेसिकली वो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हो गया। सिमिलरली अगर हीराकुंड प्रोजेक्ट की बात करें जो महानदी रिवर बेसिन पर है, ये जो है कंजर्वेशन ऑफ वाटर करता है विथ फ्लड कंट्रोल्स। तो वाटर को कंजर्व भी कर रहा है, उससे फ्लड को भी वहाँ पे बचा ले रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे इसके मल्टीपल एप्लीकेशन हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस विद देयर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच। जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट थे ये इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद लॉन्च करना स्टार्ट हुए थे और इनका जो अप्रोच था वो इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट करना, कि मतलब जो भी आपके इंटीग्रेटेड सोर्सेस हैं, आप इंटीग्रेटेड मतलब आपस में कनेक्टेड, जैसे इरिगेशन भी, कंजर्वेशन भी, फ्लड कंट्रोल भी, फिश ब्रीडिंग भी, ये सब इंटीग्रेटेड है। तो इन वाटर रिसोर्स को मैनेज करना ये एक एम था आफ्टर इंडिपेंडेंस। और इंडिपेंडेंस के बाद जो पहला प्रोजेक्ट किया गया था वो दामोदर वैली प्रोजेक्ट किया गया था, जो टेनिस रिवर वैली प्रोजेक्ट है यूएसए का, उसकी ही तर्ज पर इंडिया में भी स्टार्ट किया गया था। तो इसका जो है आपको याद रखना है कि इनका अप्रोच क्या था, तो इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच था और थॉट ऑफ एज द व्हीकल दैट वुड लीड टू द नेशन टू डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। और इसके थ्रू जो है नेशन को डेवलप करना और प्रोग्रेस करना, ये जो है एक इनके पीछे का ब्रेन चाइल्ड था। बट इन द रिसेंट ईयर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एंड लार्ज डैम्स हैव come under great scrutiny for a variety of reasons। अब डैम्स तो हमारे यहाँ जब इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया तो बहुत सारे कंस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हो गए, लेकिन उस समय उनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमको नहीं पता चले थे। धीरे धीरे जैसे टाइम निकलता गया तो हमें उनके जो है कई तरह की जो प्रॉब्लम्स उनसे क्रिएट हो रही हैं वो आज हमें फेस करनी पड़ रही हैं। तो उनको ही हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से हमें जो है प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स अफेक्ट द नेचुरल फ्लो कॉजिंग पुअर सेडिमेंट फ्लो। अब बेसिकली क्या है कि अब डैम्स बनाने के कारण जो रिवर एक अपना प्रॉपर फ्लो में फ्लो होती थी तो उसके साथ सेडिमेंट्स का फ्लो होता था। जो हमने डेनुडेशन का प्रोसेस की बात की थी कि डेनुडेटेड जो होता था कि सिल्ट, स्टोन, पेबल्स, ये सब भी उसके साथ फ्लो होते हुए आते थे। लेकिन अब डैम्स बन गए हैं तो वो सेडिमेंट्स का जो फ्लो है वो उतना फास्ट नहीं है और साथ साथ वो जो सेडिमेंट्स है वो उनका डिपोजिशन रिजर्वायर में हो जाता है, डैम्स में हो जाता है। तो excessive sedimentation at the bottom of reservoir resulting in rockier stream bed।
अब उससे क्या होता है कि बेसिकली एक रॉकी सरफेस बनने लगता है डैम्स के अंदर, तो जो उनकी स्टोरिंग कैपेसिटी है वो भी कम होती है, एंड पुअर हैबिटेट्स फॉर द रिवर एक्वेटिक लाइफ, और जो उसमें रिवर में जो लाइफ रहती है उसके लिए भी मुश्किल हो जाता है कि अगर उसके पास ज़्यादा वाटर कंटेंट नहीं होगा तो वो जितना उनको स्पेस मिलना चाहिए, हैबिटेट मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल पाता, तो एक्वेटिक लाइफ भी अफेक्ट हो जाती है। इसके अलावा डैम्स ऑल्सो फ्रेगमेंट रिवर्स, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द एक्वेटिक फॉना टू माइग्रेट, स्पेशली फॉर स्पॉनिंग। अब बेसिकली जो स्पॉनिंग का प्रोसेस जो होता है कि जिसमें एक्वेटिक एनिमल्स जो है ब्रीडिंग करते हैं या बर्थ देते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, तो डैम्स जो है वो फ्रेगमेंट एक पार्ट हो जाता है, रिवर्स को फ्रेगमेंट कर देता है, तो इससे एक्वेटिक फौना को माइग्रेट होना पड़ता है, स्पेशली फॉर स्पॉनिंग, तो ये भी एक प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। थर्ड रीजन की बात करें तो रिजर्वायर दैट आर क्रिएटेड ऑन फ्लड प्लेन्स ऑल्सो सबमर्ज द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन एंड सॉइल, लीडिंग टू इट्स डिकम्पोजिशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब बेसिकली जो रिजर्वायर होता है जब वो क्रिएट किया जाता है किसी फ्लड प्लेन्स पे, तो वो सबमर्ज कर लेता है वहाँ के आसपास की वेजिटेशंस को, सॉइल को, और उसको डिकम्पोज करने लगता है, तो बेसिकली ये भी एक प्रॉब्लम फेस होती है डैम्स को बनाने के। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो इन जियोलॉजिकली अनस्टेबल एरियाज डेवलपमेंट ऑफ लार्ज डैम्स कैन डीस्टेबलाइज द लैंड। अब बेसिकली अगर जैसे कोई जियोलॉजिकली अनस्टेबल एरिया है कि वहाँ पर अगर आप इतना सारा वाटर स्टोर करेंगे, कोई डैम जो है कोई 100 लीटर्स ऑफ वाटर या 1000 लीटर्स ऑफ वाटर को तो कैरी करता नहीं है, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को कैरी करके रखता है, तो जब इतना वाटर आप कहीं पे स्टोर करेंगे तो बेसिकली उसके कारण वहाँ पे अर्थ के ऊपर एक एक्सट्रीम प्रेशर भी क्रिएट होता है, तो अगर कोई जियोलॉजिकली स्टेबल स्टेट नहीं रहेगी, कोई स्टेबल एरिया नहीं रहेगा, तो वहाँ अर्थक्वेक आने के भी बहुत बड़े चांसेस होते हैं। दूसरा, अगर फ्लड आएगा तो उससे भी डिवास्टेशन होने के चांसेस, अगर वो डैम ब्रेक हुआ तो ये जो है कंडीशन हो चुकी है कि जो अनस्टेबल एरियाज थे उत्तराखंड में, आपने सुना होगा केदारनाथ में जो बेसिकली फ्लड आए थे, तो in 2013 Uttarakhand floods triggered a debate on whether the hydropower projects operational in Uttarakhand were responsible for the floods that killed more than 1000 people। तो वो अभी भी डिबेट का एक जो है एक टॉपिक है कि वहाँ पे अगर ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स नहीं क्रिएट किए जाते तो वो जो क्लाउड्स बर्स्ट हुए थे उनके कारण एक्सेसिव वाटर हुआ और उनको ब्रेक करते हुए वो कई लोगों की जान के लिए भी जो है जिम्मेदार हो गया। तो बेसिकली ये भी एक टाइम टू टाइम क्वेश्चंस आते रहते हैं कि ये चीज़ें आप जैसे इस मैप पे आप देख रहे होंगे कि इंडिया में बहुत सारे जो है मेजर रिवर्स हैं और इनके ऊपर ये डैम्स हैं, ये ब्लैक स्पॉट जो आप देख रहे हैं अलग अलग, जैसे ये भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट है, ये तेहरी प्रोजेक्ट है आपका, बेसिकली यहाँ पे आपका पंचेत प्रोजेक्ट है, दैट इज़ हीराकुंड प्रोजेक्ट, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सी रिवर पे कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन से स्टेट में है, तो वो मैं अभी आपको पूरी लिस्ट बता दूंगा उसकी। लेकिन यहाँ पे हम जो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जो है डैम्स के साथ अराइज हो जाती है। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स आर ऑल्सो बिकमिंग कॉमन विथ रिगार्ड टू शेयरिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। अब जैसे कि कोई भी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो होता है वो कोई एक स्टेट शेयर नहीं करता है, जैसे हम बात करें सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट से राजस्थान को भी बेनिफिट मिल रहा है, महाराष्ट्र को भी मिल रहा है, गुजरात को भी मिल रहा है, एज वेल एज मध्य प्रदेश को भी मिल रहा है। अब इसमें ये होता है कि बेसिकली जो भी उस प्रोजेक्ट का कॉस्ट होता है उसके ऊपर भी कई बार जो है एक डिस्प्यूट क्रिएट होने लगता है कि कोई स्टेट जो है उसको उतना यूज़ नहीं कर रहा है लेकिन उसको उतना पैसा देना पड़ रहा है, तो वो कई बार जो है अपोज करने लगते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट इश्यूज विच अराइजेस ऑन द डिफरेंट डैम्स विच हैड बिल्ड इन आवर कंट्री। तो ये भी कई तरह के इश्यूज हमें फेस करने पड़ते हैं, तो यहाँ पे मैंने उस चीज़ को डिस्कस किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट रिवर जो वैली प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के, वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, किस रिवर पे हैं और उनसे रिलेटेड स्टेट्स कौन से हैं, जो मैं आपको बोल रहा था लिस्ट में आपको बता रहा हूँ, तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। बाण सागर प्रोजेक्ट जो है ये सोन रिवर पर है, बिहार, यूपी और एमपी तीनों का ही जो है ज्वाइंट है, क्योंकि सोन रिवर का ओरिजिनेट जो बताया जाता है ये अमरकंटक से होता है और बेसिकली उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में जाती है जहाँ पे इसमें रिहंद रिवर मिलती है और रिहंद पे ही गोविंद वल्लभ पंत सागर एक डैम भी है। इसके अलावा बरगी प्रोजेक्ट की बात करें, ये बरगी रिवर के ऊपर है, इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा, ये मध्य प्रदेश में है। फिर ब्यास प्रोजेक्ट ब्यास रिवर पे है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान इससे रिलेटेड स्टेट है, बेनिफिटेड स्टेट है। भद्रा प्रोजेक्ट की बात करें, ये भद्रा रिवर पर है, कर्नाटका में। फिर भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट ये सतलज पर है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान इससे बेनिफिट है। इसके अलावा भीमा प्रोजेक्ट की बात करें तो ये पावना रिवर पे है, महाराष्ट्र में। इसके अलावा चंबल प्रोजेक्ट की बात करें, ये चंबल रिवर पर है, एमपी और राजस्थान। बेसिकली इसमें कई तरह के प्रोजेक्ट्स और भी हैं। इसमें अगर हम बात करें तो आपका गांधी सागर प्रोजेक्ट है, जवाहर सागर प्रोजेक्ट है, राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट, ये चंबल के ऊपर ही है। दामोदर वैली प्रोजेक्ट ये इंडिया का फर्स्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो है पहला प्रोजेक्ट था,
दामोदर रिवर पे, झारखंड और वेस्ट बंगाल इससे बेनिफिटेड है। दुलहस्ती प्रोजेक्ट ये चेनाब के ऊपर है और जम्मू कश्मीर में है, और इसके ऊपर जो है टाइम टू टाइम जो है डिबेट होता रहता है, कई बार कंट्रोवर्सी में रहता है, क्योंकि बेसिकली पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कई बार गया हुआ है कि हम इस जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उसको ब्रेक कर रहे हैं। ये दुलहस्ती प्रोजेक्ट इसलिए ऑल द ईयर अगर हम बोलें तो ये पूरा वर्किंग नहीं रहता, क्योंकि पाकिस्तान बार बार हमें इंटरप्ट करता रहता है इसमें। तो ये जो है प्रोजेक्ट है तो रिवर पे चेनाब के ऊपर, लेकिन थोड़ा कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट है। इसके अलावा दुर्गा बैरेज प्रोजेक्ट की बात करें, ये दामोदर रिवर का ही है, झारखंड और वेस्ट बंगाल इससे बेनिफिटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फरक्का प्रोजेक्ट, ये गंगा और भागीरथी पे है, जहाँ पर आपका हुगली रिवर्स डिवाइड होती है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे ये फरक्का बैरेज बनाया गया है। गंडक प्रोजेक्ट ये गंडकी रिवर पे है। गंडक रिवर ये बेसिकली आपने सुना होगा कि जो बोध गया से निकलती है, बिहार और यूपी से बेनिफिटेड है। गंगा सागर प्रोजेक्ट ये चंबल रिवर पर, इसको गांधी सागर कर लेंगे आप, ये गंगा सागर यहाँ पे मिस्टेक से हो गया, तो गांधी सागर प्रोजेक्ट जो है वो चंबल पे है, ये मध्य प्रदेश में है। घाट प्रभा प्रोजेक्ट ये घाट प्रभा कर्नाटका पे है। गिरना प्रोजेक्ट गिरना रिवर महाराष्ट्र में है ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें हसदेव बैंगो प्रोजेक्ट, ये हसदेव रिवर पे है मध्य प्रदेश में। हिडकल प्रोजेक्ट घाट प्रभा रिवर के ऊपर कर्नाटका में। हीराकुंड प्रोजेक्ट ये महानदी उड़ीसा में, ये इंडिया का सबसे जो है लॉन्गेस्ट डैम है। भाखड़ा नंगल जो है वो अगर हम बात करें तो ग्रेविटी के अगेंस्ट बनाया गया सबसे लॉन्ग हाईएस्ट डैम है, वैसे हीराकुंड डैम लॉन्गेस्ट डैम है। इडुक्की प्रोजेक्ट पेरियार रिवर पर है केरला में। इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट सतलज पे है, राजस्थान पंजाब और हरियाणा से बेनिफिटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जवाहर सागर प्रोजेक्ट ये चंबल पर है, ये राजस्थान में। इसके अलावा जयकवाड़ी प्रोजेक्ट ये गोदावरी पर महाराष्ट्र में। फिर काकरापारा प्रोजेक्ट ये ताप्ती रिवर पर है गुजरात में। इसके अलावा कांगसा बाटी प्रोजेक्ट ये कांगसा बाटी रिवर वेस्ट बंगाल में। कोल डैम प्रोजेक्ट ये सतलज रिवर के ऊपर है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोसी प्रोजेक्ट ये कोसी रिवर पर है बिहार और नेपाल में। कोयना प्रोजेक्ट ये कोयना रिवर पर है महाराष्ट्र में। कृष्णा प्रोजेक्ट कृष्णा रिवर के ऊपर और ये कर्नाटका में है। कुंडा प्रोजेक्ट कुंडा रिवर तमिलनाडु। उरी पावर प्रोजेक्ट झेलम रिवर के ऊपर है जम्मू एंड कश्मीर, ये भी कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट है, सेम पाकिस्तान इस पर कई तरह के इश्यूज जो है क्रिएट करता रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपर पेनगंगा प्रोजेक्ट पेनगंगा रिवर पर है महाराष्ट्र में है। उकाई प्रोजेक्ट ये ताप्ती रिवर पर है गुजरात में। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट तुंगभद्रा रिवर पर है कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में। तुलबुल प्रोजेक्ट जो है ये चिनाब रिवर के ऊपर है और ये भी जम्मू कश्मीर में है। और चिनाब जो है बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी में पाकिस्तान की प्रॉपर्टी उस पर ज़्यादा शेयर दिए गए हैं, तो इस कारण ये भी तुलबुल प्रोजेक्ट भी हमेशा जो है न्यूज़ में रहता है। फिर तिलैया प्रोजेक्ट की बात करें तो दैट इज़ ऑन बराकर रिवर, दैट इज़ इन झारखंड, तो ये झारखंड से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तेहरी डैम प्रोजेक्ट, ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम है, भागीरथी रिवर पर है और उत्तराखंड में है। तवा प्रोजेक्ट की बात करें तवा रिवर के ऊपर है मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश का सबसे लॉन्गेस्ट डैम इसी पर है। सतलज प्रोजेक्ट की बात करें तो चिनाब जो है रिवर पर है और ये जम्मू एंड कश्मीर में है। इसके अलावा शिव समुद्रम प्रोजेक्ट की बात करें ये कावेरी रिवर पर है और ये कर्नाटका में है। और इसके बारे में मैं बताऊं तो शिव समुद्रम प्रोजेक्ट इंडिया का जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जो कि इंडिपेंडेंट आपका 1901 में फर्स्ट सक्सेसफुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट था जो इंडिया में अप्लाई हुआ था ब्रिटिशर्स के थ्रू। शारदा प्रोजेक्ट की बात करें ये शारदा और गोमती रिवर के ऊपर है उत्तर प्रदेश में, जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज बनती हैं आगे। फिर सरदार सरोवर प्रोजेक्ट ये नर्मदा पे है, एमपी महाराष्ट्र राजस्थान। इसके अलावा सलाल प्रोजेक्ट की बात करें चिनाब रिवर के ऊपर है जम्मू एंड कश्मीर। रंजीत सागर प्रोजेक्ट रावी रिवर पंजाब में। और इसमें अगर हम बात करें ये जो है आपका शिव समुद्रम प्रोजेक्ट कावेरी रिवर के ऊपर है और शारदा प्रोजेक्ट शारदा गोमती उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ एप्लीकेशन मेथड्स के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले थे इस लेक्चर में, तो उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इरिगेशन एप्लीकेशन मेथड्स कि इरिगेशन को कैसे अप्लाई किया जाता है, उसकी भी कुछ एप्लीकेशन मेथड्स हैं, तो वो भी इसी का एक इंटीग्रेटेड पार्ट है, उसको भी कवर करते हैं। तो इरिगेशन वाटर इज जनरली अप्लाइड टू क्रॉप्स बाय फ्लडिंग ऑन द फील्ड सरफेस, कि पूरी फील्ड में फ्लडिंग मतलब पानी डाल दिया जाता है जिससे उसको जो है इरिगेशन मिल जाता है। या अप्लाइंग बीनीथ दी सॉइल सरफेस, या सॉइल के नीचे उन पानी को पहुंचाना। स्प्रेइंग अंडर प्रेशर, या स्प्रे करना प्रेशर के थ्रू। और अप्लाइंग इन ड्रॉप्स टू द क्रॉप रूट जोन। तो ये अलग अलग जो है मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप बेसिकली इरिगेशंस प्रोवाइड करते हैं। तो द एप्लीकेशन मेथड्स must ensure a uniform distribution of water along with the crop field as well as in the root zone of the crop with high application efficiency, कि मतलब जब उनको हम वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी एफिशिएंसी हाई रहे, आउटपुट उससे हमको मिले। तो द रेशियो ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन टू दैट डिलीवर टू द फील्ड शुड बी मैक्सिमम।
there should be a minimum or no wastage of water either through surface runoff or deep percolation below the root zone of a crop. तो जब भी हम किसी क्रॉप को पानी देते हैं तो या तो होता है कि वो सरफेस रन ऑफ हो जाता है, वो पानी बहकर दूसरी जगह चला जाता है, या पर्कुलेशन के थ्रू वो जो है ग्राउंड वाटर में चला जाता है, तो दोनों से बेनिफिट नहीं होता है। तो हमको जो है वाटर ऐसा देना है कि वो एफिशिएंट हो और क्रॉप्स उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। तो several water application methods are practiced to suit different soil types and water supply and its quantity, the topography of the land, क्रॉप्स टू बी इरीगेटेड एंड द कॉस्ट। तो जो भी अलग हम एप्लीकेशंस जो होती है कि किस तरह का हमको यहाँ पे एप्लीकेशन मेथड यूज़ करना है, वो जो है उसकी सॉइल टाइप पर, उसकी वाटर सप्लाई के ऊपर कि कैसी क्रॉप है, कैसी टोपोग्राफी है, कौन सी क्रॉप इरीगेट करना है, कितना कॉस्ट उसका आएगा, ये सब चीज़ को देखकर किया जाता है। तो इसी में अगर हम बात करें तो सरफेस एप्लीकेशन मेथड की सरफेस के ऊपर जो है वाटर प्रोवाइड करना एक मेथड है। इन दिस मेथड वाटर इज अप्लाइड टू द क्रॉप्स बाय फ्लडिंग इट ऑन द सॉइल सरफेस। फ्लडिंग मतलब उन पानी को जो है कि क्रॉप पानी से डूब जाए, ऐसे वाटर प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज सरफेस एप्लीकेशन मेथड। और दिस मेथड रिक्वायर प्रॉपर लैंड ग्रेडिंग फॉर द फ्लो ऑफ वाटर ऑफ द ओवर द लैंड सरफेस। तो यहाँ जो है प्रॉपर लैंड ग्रेडिंग होनी चाहिए। ग्रेडिंग मतलब एक तरह का जो है सीक्वेंस बनाया जाता है रो कॉलम्स टाइप का, जिसके थ्रू जो है वाटर के पास जा पाए। मोर देन 95% ऑफ द इरीगेटेड एरिया इंडिया इज अंडर सरफेस इरीगेशन। तो इसमें जो है क्यारी बनाई जाती है, ग्रेडिंग बनाई जाती है और उसमें पानी डाला जाता है, तो वो फ्लडिंग टाइप की हो जाती है। फ्लडिंग मतलब वो डूबी रहती है क्रॉप्स और उनको प्रॉपरली वाटर मिलता है। इसके मेरिट्स की अगर हम बात करें तो इट इज सिंपल इन लेआउट एंड ऑपरेशन। द अमाउंट ऑफ मैनुअल लेबर रिक्वायर्ड इज मिनिमम। इसमें जो है मैनुअल लेबर बहुत कम रिक्वायर होता है एंड डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द यूज ऑफ मशीनरी फॉर लैंड प्रिपरेशन, कल्टीवेशन और हार्वेस्टिंग। तो ये ऑब्स्ट्रक्ट नहीं, डज नॉट, ये बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता है कि हम कोई मशीनरी जो लैंड प्रिपरेशन, कल्टीवेशन या हार्वेस्टिंग में यूज़ करें, और इससे इस मेथड में कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। कुछ डीमेरिट्स भी हैं इस मेथड्स के। द ओवरऑल इरीगेशन एफिशिएंसी इज लो, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। द वर्ल्ड वाइड एवरेज इरीगेशन इन कैनाल कमांड एरिया शोज एन ओवरऑल एफिशिएंसी एज लो एज 28%। जैसे कि कैनाल एक बड़ा टाइप हो गया आपका सरफेस एप्लीकेशंस पे, तो उसकी भी एफिशिएंसी 28% ही है। तो एफिशिएंसी मतलब कि जितना इनपुट दे रहे हैं उससे आउटपुट कितना मिल रहा है, तो आउटपुट अपॉन इनपुट एफिशिएंसी होती है, तो इनकी एफिशिएंसी काफ़ी कम होती है। इट में रिजल्ट इन वाटर लॉगिंग, पानी जमा हो जाता है, सॉइल सैलिनाइजेशन हो जाता है बिसाइड द ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर लॉसेस, और इसमें पानी काफ़ी वेस्ट होता है। नेक्स्ट अगर हम मैथड्स की बात करें तो सरफेस इरीगेशन मैथड और भी क्लासीफाई किया गया, जैसे बॉर्डर मैथड होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, बॉर्डर्स बना दी जाती हैं कि वो वाटर रन ऑफ ना हो, वेस्ट ना हो। तो बॉर्डर्स आर फॉर्म्ड बाय डिवाइडिंग द फील्ड इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रिप्स विच आर सेपरेटेड बाय रिजेस, और इन पे एक स्पीड ब्रेकर टाइप से होते हैं, मतलब रिजेस बना दिए जाते हैं। एंड द स्ट्रिप्स आर जनरली लेवर्ड अलोंग द विड्थ बट मे और मे नॉट हैव स्लोप अलोंग द लेंथ, और इनमें कोई स्लोप नहीं होती है, हो भी सकती है और नहीं भी होती है, ऐसा जो है कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि उनमें स्लोप दी जाएगी। एंड इरिगेशन चैनल्स रन along the upper end of the borders, और water is diverted from the channel into the strips, और जो है water divert हो जाता है उन channels के through strips में। the water flows slowly towards the lower end, wetting the soil as its advantages, and extra water is generally removed from the strip by means of collecting drain, or it is provided to the other end. This method is suitable in the fields where the soil is sufficiently capable of absorbing water, और ये वहीं पर applicable है जहाँ की soil आसानी से उस पानी को absorb कर सके। अब नेक्स्ट मेथड होता है फुरो मेथड। अब ये फुरो मेथड इज एडेप्टेबल टू अ ग्रेट वेरिएशन इन स्लोप, क्रॉप्स और टोपोग्राफी। ये बेसिकली स्लोपी एरिया होता है, जैसे हिल्स पे जब कल्टीवेशन किया जाता है तो फुरो इरिगेशन को यूज़ किया जाता है। व्हेन द क्रॉप्स आर ग्रोन एंड प्लांटेड इन रोज, दिस मेथड इज बेस्ट सूटेड। जब रोज और कॉलम्स में जो है आपका बेसिकली ग्रो किया जाता है क्रॉप्स को, तभी ये सूट करता है। इन दिस मेथड अनलाइक फ्लडिंग ओनली अ पार्ट ऑफ फील्ड इज वेटेड, कुछ जो है पार्ट जो है फील्ड का वेट किया जाता है। द एरिया वेटेड वेरीज फ्रॉम 1/2 to 1/5 ऑफ द टोटल एरिया ओवर विच द क्रॉप्स आर ग्रोन। तो यहाँ पे जो है छोटे से एरिया को वेट किया जाता है और उससे धीरे धीरे पानी दूसरी फील्ड तक पहुंच जाता है। तो क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन स्लोप्स एंड द सॉइल्स दैट डेवलप क्रस्ट आफ्टर बीइंग वेट मे बी इरिगेटेड विद स्मॉल फरोज विच आर कॉल्ड कोरुग्रेशन, और रिल्स होती हैं इसमें। तो उनके थ्रू जैसे हिल्स पे आपने अपर लेयर पे अगर वाटर दिया तो वो पानी धीरे धीरे ग्रेविटेशन के कारण नीचे भी आ जाता है, तो दैट इज नोन एज फुरो मेथड। अब फुरो मेथड्स की बात करें तो मेन डिज़ाइन पैरामीटर्स फुरो के कैसे होते हैं, इसमें एक लॉन्गिट्यूडनल स्लोप दिया जाता है, इनफ्लो स्ट्रीम डिज़ाइन होता है, एक फुरो स्पेसिंग भी दी जाती है। फुरो स्पेसिंग जो होती है जिससे लेटरल वाटर मूवमेंट हो पाता है, और मॉइस्चर जो होता है वो गीला करता है रिजेस को, और टाइम इरिगेशन जो है इसमें कंप्लीट हो जाता है। द लेटरल
मूवमेंट फ्रॉम द फुरोज डिपेंड ऑन द सॉइल टाइप। अब वो जो है जो लेटरल मूवमेंट है कि कैसे वो पानी धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो रहा है सॉइल में, वो डिपेंड करता है कि सॉइल टाइप कैसा है। फुरो स्पेसिंग इज डिटरमाइंड बाय एग्रोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ रो टू रो स्पेसिंग एंड मशीनरी टू बी यूज फॉर प्लांटिंग एंड कल्टिवेशन। इसमें मशीनरी का काफ़ी यूज़ होता है, जैसे आपने देखा होगा कि फार्मर्स ट्रैक्टर्स में यूज़ करते हैं इसको, फुरोज को, और उससे जो है कि स्पेसिंग बना दी जाती है। देखा होगा आपने फुरोज जो है अलग एक यूनिफॉर्म जो है एक डिज़ाइन बना देता है खेतों के ऊपर, तो दैट इज फुरो। फुरो लेंथ जो होता है, लॉन्गर फुरोज मोर परकुलेशन एंड लेस रन ऑफ। जो अगर हम लॉन्गर फरोज जो होते हैं वो ज़्यादा जो है परकुलेशन होता है और रन ऑफ कम होता है, मतलब पानी सोखता ज़्यादा है और बहता कम है। इस तरह का अगर आप देखेंगे तो ये प्लेन इन रोज होते हैं, ये इस तरह का जो यहाँ डायग्राम है फुरो इरिगेशंस का, कि ये आपके बीच बीच में जो होते हैं ये इस तरह के फुरोज बना दिए जाते हैं, जो कि एक ट्रैक्टर्स लेकर ये फील्ड्स को कट कर देते हैं। इस मेथड में जो प्लांट होते हैं वो अर्ली टेंडर एज में जो होते हैं, मतलब जब वो प्लांट धीरे धीरे अभी ग्रो होना ही स्टार्ट हुए हैं, तो अगर आप फुरो मेथड्स यूज़ करेंगे तो वाटर के कांटेक्ट में आने पर वो डैमेज हो जाते हैं। द लैंड बिटवीन द रोज ऑफ प्लांट इज यूटिलाइज टू कंस्ट्रक्ट फुरोज, देयरफॉर यूजफुल इरिगेबल लैंड इज नॉट वेस्टेड। उससे जो है जो रोज होती हैं, जैसे आपने ये एक प्लांट इस रो में आ गया बेसिकली, फिर इस रो में आ गया, तो यहाँ पे क्या होता है कि लैंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाता है। और एज द एरिया वेटेड इज जस्ट 1/2 और 1/5 द क्रॉप्ड एरिया ऑफ द फील्ड, पडलिंग और क्रस्टिंग ऑफ द सॉइल इज मिनिमम। और ये जो है आपस में ही रहते हैं, मतलब ये ज़्यादा इसके अंदर गैप नहीं है एक रो से दूसरे रो के बीच में। तो यहाँ पर जो पुडलिंग या क्रस्टलिंग ऑफ सॉइल होती है वो बहुत कम होती है, और कम वाटर में ज़्यादा जो है आपका एफिशिएंसी बढ़ जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें चेक बेसिन्स, ये जो होते हैं कंसिस्ट ऑफ रनिंग वाटर इनटू रिलेटिवली लेवल प्लॉट्स सराउंडेड बाय स्मॉल रिजेस। रिजेस का मतलब होता है एक तरह का स्पीड ब्रेकर, जो आपने देखा होगा कि थोड़ी सी हाइट किसी चीज़ को दे दी जाए, सॉइल को थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाए तो वो रिज बन जाता है। तो ये रनिंग वाटर जो है एक रिलेटिवली लेवल प्लॉट्स जो होते हैं उनमें डाल दिया जाता है और उसको जो है सराउंड से कवर कर दिया जाता है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज जनरली लेस देन 3 times द विड्थ। और जो लेंथ होती है वो लेस होती है विड्थ से, विड्थ ज़्यादा रखी जाती है, लेंथ छोटी रखी जाती है। द मेन एंड लेटरल चैनल्स इरिगेटेड द मेन चैनल इज अलाइन अलोंग द अपर एंड्स ऑफ द फील्ड। और चेक्स आर मेड, चेक जो बेसिन्स होती हैं एक तरह के आपके डैम्स टाइप का ही बोल दिया जाए, छोटे लेवल पे डैम्स होते हैं, तो चेक्स आर मेड ऑन द आइदर साइड ऑफ लेटरल चैनल्स। और द चेक बेसिन्स आर स्पेशली सुटेबल फॉर हेवी सॉइल्स विथ लो इनफिल्ट्रेशन रेट और हाईली परमिएबल सैंडी सॉइल। The key to attaining high irrigation efficiency in the design of check basin is to spread water over the entire basin as rapidly as possible. तो यहाँ पे क्या होता है, किसी फील्ड को चारों तरफ से रिजेस बनाकर उसमें पानी डाल दिया जाता है और वो वाटर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। Therefore, the use of large inflow stream reduces water spread time over this basin. तो इसमें जो है एक लार्ज इनफ्लो स्ट्रीम जो है रिड्यूस कर देता है वाटर स्प्रेड को, और जो टाइम ओवर द बेसिन होता है, तो उससे आपका एक एरिया को बहुत जल्दी जो है बोला जाए कि इरिगेशन हेल्प हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये आपने देखा होगा स्प्रिंकलर्स को यूज़ किया जाता है, कि ये किसी भी खेतों में ये स्प्रिंकलर्स लगा दिए जाते हैं और ये टर्न होते होते ये हर जगह जो है वाटर को पहुंचा देते हैं। तो दिस सिस्टम स्प्रिंकलर वाटर इज अ मैनर सिमिलर टू रेनफॉल सो दैट रन ऑफ एंड डीप परकुलेशन लॉसेस आर अवॉइडेड। तो ये जो है कि जो अभी तक जितने मैथड्स बताए, इसमें या तो पानी बह जाता था या तो सूख एकदम ग्राउंड वाटर में चला जाता था, तो क्रॉप्स प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर सकती थी, इसलिए स्प्रिंकलर्स को लेकर आए। ये एक तरह का रेन वाटर टाइप की एप्लीकेशन है, और द यूनिफॉर्मिटी ऑफ एप्लीकेशन इज क्वाइट हाई, और इससे जो है पूरी फील्ड को इक्वली वाटर मिलेगा, ये इसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी हाई हो जाती है। द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्प्रिंकलर हेड और नोजल्स होते हैं विच आर माउंटेड ऑन राइजर्स इन लेटरल लाइंस, जैसे आप देख रहे हैं लाइन से लगे रहते हैं और ये जो है एक राउंड मूवमेंट करते रहते हैं। जैसे अभी वाटर यहाँ फ्लो हो रहा है तो बेसिकली कुछ देर बाद इनकी डायरेक्शन बदल कर हो जाएगी इस डायरेक्शन में, तो ये हर तरह से जो है प्रॉपर पंप के थ्रू वाटर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो ऑन राइजर्स एंड इन लेटरल लाइंस टेकन फ्रॉम द मेन लाइन, नीचे आप देख रहे होंगे ये मेन लाइन है और इनसे जो है एक लेटरल लाइंस होती है विच इज़ फर्दर कनेक्टेड टू अ पंपिंग यूनिट, और ये जो है पंपिंग यूनिट से कनेक्ट होती है। अब इसमें जो है दिस सिस्टम ऑफ इरिगेशन सुटेबल व्हेन सॉइल इज टू पोरस फॉर गुड डिस्ट्रीब्यूशन बाय सरफेस इरिगेशन और फील्ड्स हैव एन अनइवन सरफेस। जब फील्ड्स के पास अनइवन सरफेस हो तो भी ये काम आ जाती है। द सॉइल इज ईजिली इरोडेबल, तो वहाँ पे भी ये जो है कि इरोड नहीं करता है ईजिली वाटर, वहाँ स्प्रिंकल होता है। द वाटर सप्लाई इज जस्ट सफिशिएंट फॉर क्रॉप ग्रोथ, और ये जो है क्रॉप ग्रोथ के लिए भी होता है।
अब इसके मेरिट्स की बात करें तो स्प्रिंकलर्स कैन बी यूज्ड ऑन ऑल सॉइल टाइप्स ऑफ एनी टोपोग्राफी, कैसा भी लैंड पास हो और कैसी भी सॉइल टाइप हो वहाँ पे आप स्प्रिंकलर यूज कर सकते हैं। इट इंटेल्स इंक्रीज इरिगेशन फ्रीक्वेंसी विच हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन क्रॉप यील्ड, जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है वो बढ़ा देता है। In this method, a water saving of 30% to 50% is reported in comparison to surface method of irrigation। जो हम surface methods में बात कर रहे थे वहाँ पे लॉस हो रहा था काफ़ी वाटर का, लेकिन स्प्रिंकलर्स में कम लॉस होता है। Thus, by introducing sprinklers, an additional area up to 50% can be brought under irrigation besides increase crop yields। और जो है एक एडिशनल एरिया लगभग 50% का हम जो है इरिगेशन में ला सकते हैं, जो हम पुराने मेथड्स में यूज़ कर सकते थे, और साथ साथ हम क्रॉप प्रोडक्शंस को भी बढ़ा सकते हैं बाय यूजिंग दीज मेथड्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम इज अबव 80%, और इसकी जो है एफिशिएंसी 80% से ज़्यादा होती है। एंड नो लैंड इज़ वेस्टेड ऑन मेकिंग बर्न्स एंड चैनल्स, और किसी भी तरह से कोई लैंड वेस्ट नहीं होता है कि कहीं चैनल बना रहे हैं या कोई चेक बेसिन्स बना रहे हैं, जैसे अभी हमने देखा कि फुरोज बना देना, या आपका एक सरफेस जो फ्लडिंग का मेथड यूज़ करते हैं हम, या चेक बेसिन्स बनाने, इसमें लैंड का वेस्टेज होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। एंड अबाउट 40 to 50% ऑफ सेविंग इन लेबर एज कम्पेयर टू सरफेस इरीगेशन, इसमें लेबर की भी सेविंग ज़्यादा हो जाती है। ओनली 2 to 5% वाटर इज लॉस थ्रू एवापोरेशन, और इसमें 2 to 5% वाटर लॉस होता है, लेकिन वो थ्रू एवापोरेशन होता है। इसके डीमेरिट्स की बात करें तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, कई फार्मर्स इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। रिक्वायर्स कंटिन्यूस मेंटेनेंस एंड स्किल फॉर इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन, इसमें जो है आपको प्रॉपर मेंटेनेंस चाहिए। द हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर ऑपरेशन एज स्प्रिंकलर ऑपरेट एट वाटर प्रेशर रेंजिंग फ्रॉम 1 to 10 kg पर स्क्वायर किलोमीटर, तो इसमें जो है आपको एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। विंड इंटरफेयर्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, अब कई बार विंड्स चलती हैं तो स्प्रिंकलर्स को अफेक्ट करती हैं। इट रिड्यूसेस द स्प्रेडिंग रेट एंड इन टर्न द एफिशिएंसी, तो जब विंड काफ़ी तेज चल रही हो तो ये थोड़ा सा उसकी एफिशिएंसी को कम कर देता है। अंडर हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स हैवी एवापोरेशन लॉस टेक प्लेस, देयरफॉर ऑफसेटिंग द सेविंग इन वाटर। अगर आपका टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग विंड ज़्यादा रहेगी तो आपको नुकसान ज़्यादा होगा। नेक्स्ट कुछ माइक्रो स्प्रिंकलर्स भी होते हैं। ये इट्स स्प्रिंकलर अराउंड द रूट जोन विद ए स्मॉल स्प्रिंकलर दैट वर्क अंडर द लो प्रेशर, ये माइक्रो स्प्रिंकलर जो होते हैं कम प्रेशर पे काम करते हैं। इन दिस मेथड वाटर इज अप्लाइड ओनली टू द रूट जोन एरिया अनलाइक टू द एंटायर फील्ड इन केस ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड्स। तो ये माइक्रो स्प्रिंकलर जो होते हैं वो रूट जोन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि पूरी फील्ड के ऊपर। और दिस मेथड इज हाईली सुटेबल फॉर ऑर्किड क्रॉप्स एंड वेजिटेटिव क्रॉप्स, जो हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स होती हैं उनमें ज़्यादा ये फेवरेबल होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा ड्रिप इरिगेशन, जैसे हॉस्पिटल्स में जैसे पेशेंट्स को ड्रिप्स चढ़ाई जाती हैं, वैसे ये क्रॉप्स के पास जो है ये इस तरह की ये पाइपलाइंस बना दिए जाते हैं और ये ड्रिप करके इनके वाटर दिया जाता है, और ये इसमें भी वाटर वेस्टेज कम होता है। तो इन दिस मेथड द एप्लीकेशन ऑफ वाटर इज प्रिसाइज बट स्लो एज डिस्क्रीट ड्रॉप्स, इसमें एक स्लो प्रोसेस के थ्रू धीरे धीरे जो है वाटर वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, और कंटिन्यूस ड्रॉप्स, टाइनी स्ट्रीम्स और मिनिएचर स्प्रे थ्रू मैकेनिकल डिवाइस कॉल्ड इमिटर्स और एप्लीकेटर्स लोकेटेड एट सिलेक्टेड पॉइंट्स अलॉन्ग विथ वाटर डिलीवरी लाइन्स जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। और दिस इज यूजफुल इन एरियाज विथ वाटर स्कैरिसिटी एंड सॉल्ट प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पे जो है ऐसे एरिया पे जहाँ पे वाटर की कमी हो या सॉल्ट प्रॉब्लम हो उसमें काफ़ी अच्छा होता है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेन पाइप, सब मेन्स, लेटरल वॉल्व्स होते हैं, ड्रिपर्स और एमिटर्स होते हैं, एक राइजर वॉल्व होता है, वैक्यूम ब्रेकर्स होते हैं, प्रेशर गेजेस होते हैं, वाटर मीटर्स, फिल्टर, फर्टिलाइजर टैंक्स, ये सब इनकी किट्स के अंदर आते हैं और इनको यूज़ किया जाता है। तो ड्रिप इरिगेशन में भी वेस्टेज ऑफ वाटर काफ़ी कम होता है। तो दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ टाइप ऑफ इरीगेशंस। तो यहाँ पे ये इरीगेशन का चैप्टर मैंने कवर कर दिया है। होप सभी पॉइंट्स आपको समझने आए होंगे, और कौन कौन से हमारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं वो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, हमसे आप कनेक्ट होना चाहते हैं, तो हमारा इंस्टाग्राम पेज है दैट इज़ यूपीएससी नेक्स्ट, उस पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई क्यूरी हो, आपको किसी भी कोर्सेज़ के बारे में पता करना हो, हमारे पास सभी तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं, एज वेल एज एमपीपीएससी एंड यूपीएससी के जो है नोट्स भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो वो भी आपको जो है इस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको इस पर पूरी तरह से, ये व्हाट्सएप और कॉल आप दोनों कर सकते हैं इस नंबर पे 9752557127 पे। इसके अलावा ये इंस्टाग्राम पेज है, इस पर हम लोग करंट अफेयर्स को भी कंप्लीट करते हैं, तो डेली बेसिस पे उसमें जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं वो भी चीज़ें हम लोग वहाँ लेकर आते हैं, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे यूपीएससी नेक्स्ट से, ये पेज है हमारा। और ये नंबर पे भी आप किसी भी तरह के आपको कोई वीडियोस कोर्सेज चाहिए
अदर देन दिस सब्जेक्ट, वो भी आपको इस पे अवेलेबल हो जाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, पूरा यूपीएससी का कोर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इवन फॉर द मेंस पेपर भी हमारे पास सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आप जो है इस नंबर पे कांटेक्ट करके उसके बारे में भी पता कर सकते हैं। तो होप यू लाइक दिस लेक्चर। अगर ये आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए। इफ़ यू आर वॉचिंग आवर लेक्चर फर्स्ट टाइम तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, कलीग्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ ग्रेट डे।